हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं संयुक्त आबंध सिद्धांत के बारे में, जिसे हाइटलर और लंडन ने दिया था। बाद में इसका विकास जो है पॉलिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने किया था। इसके बारे में परिचय के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया गया है। पार्ट 1 आप देख सकते हैं इसका। अब आइए हम समझते हैं इसके संयुक्त आबंध सिद्धांत के कौन कौन से पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कक्षक अतिव्यापन अवधारणा क्या होता है, जो कि संयुक्त आबंध सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, आर्बिटर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। हाइड्रोजन अणु के विरचन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, आर्बिटलों के अतिव्यापन से, आर्बिटलों के ओवरलैपिंग से इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कक्षक अतिव्यापन अवधारणा में यह बताया गया है कि हाइड्रोजन अणु के विरचन में, हाइड्रोजन अणु के बनने में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब, इतने नज़दीक हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वे आंशिक रूप से अंतर्वेधन कर जाते हैं, एक दूसरे को पेनिट्रेट कर जाते हैं, अर्थात परमाणु कक्षक अतिव्यापन हो जाता है। इस घटना को परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित हो जाते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉन जो है वे संयुग्मित हो जाते हैं। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उतना ही सहसंयोजक आबंध मजबूत होगा। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। सामान्यतः अधिक अतिव्यापन दो परमाणुओं के बीच प्रबल आबंध बनने से संबंधित है। ठीक है, अगर अधिक अतिव्यापन होता है तो दो परमाणुओं के बीच प्रबल आबंध बनता है। आप पढ़ रहे हैं कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि हाइड्रोजन अणु के विरचन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब आ जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। उनके परमाणु कक्षक जो हैं आंशिक रूप से अंतर्भेदन कर जाते हैं, तब इस अवस्था को परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। अतिव्यापन ओवरलैपिंग की जो सीमा है वह सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। सामान्यतः अधिक अतिव्यापन दो परमाणुओं के बीच प्रबल आबंध बनने से संबंधित होता है। ठीक है, अगर अधिक अतिव्यापन हो रहा है तो इससे दो परमाणुओं के बीच जो बंध बनेगा वह अधिक मजबूत होगा। इस प्रकार कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का बनना संयुक्ता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, बैलेंस। ठीक है, संयुक्ता कक्ष आबंध सिद्धांत, संयुक्ता आबंध सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। इसका पहला पार्ट कक्षक अतिव्यापन अवधारणा पढ़ रहे हैं। इसके अनुसार दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का बनना संयुक्ता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। जो बैलेंस सेल होता है, बैलेंस सेल, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं, तो संयुक्ता कोश में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है।
ठीक है। तो यह था आपका कक्षक अतिव्यापन सिद्धांत के बारे में, अवधारणा के बारे में, जिसमें आपको बताया गया कि कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का बनना संयुक्ता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। अगला जो है वह है दूसरा नंबर, आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म। आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म के बारे में आप समझते हैं। आप पढ़ रहे हैं संयुक्ता आबंध सिद्धांत के बारे में, पहला पार्ट इसका कक्षक अतिव्यापन अवधारणा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका दूसरा पार्ट है आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि सहसंयोजी आबंध जो है परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। सहसंयोजक आबंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन का अणु जो है, हाइड्रोजन का अणु बनने में इसके दो परमाणुओं के संयोजन में उनके वनयस कक्षकों का अतिव्यापन होता है। हाइड्रोजन का अणु बनता है जब प्रत्येक हाइड्रोजन के वनयस कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। तो संयोजी आबंध जो है परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणु बनने में इसके दो परमाणुओं के संयोजन में उनके वनयस कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है। मीथेन, अमोनिया तथा जल जैसे बहुपरमाणु अणुओं में आबंध बनने के साथ साथ अणु की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। जो बहुपरमाणुक अणु हैं, बहुपरमाणुक अणु जो हैं, जैसे कि मीथेन हुआ, अमोनिया हुआ, जल हुआ, इनका आबंध बनने के साथ साथ अणुओं की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे मीथेन अणु की आकृति चतुष्फलकी क्यों होती है? मीथेन CH4 अणु की आकृति चतुष्फलकी क्यों होती है तथा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन आबंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है? अथवा अमोनिया अणु की आकृति पिरामिडी क्यों होती है? ठीक है। यह सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। आगे देखें, संयुक्ता आबंध सिद्धांत के आधार पर मीथेन, अमोनिया, H2O आदि बहुपरमाणु अणुओं की आकृति, उनके आबंध विरचन तथा उनके दिशात्मक गुणों को परमाणु कक्षकों के संकरण तथा अतिव्यापन की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है। संयुक्ता आबंध सिद्धांत के आधार पर मीथेन, अमोनिया, जल आदि बहुपरमाणु अणुओं की आकृति, उनके आबंध विरचन, उनके दिशात्मक गुणों को परमाणु कक्षकों के संकरण तथा अतिव्यापन की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला हेडिंग, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन के बारे में। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, ध्यान से समझिएगा। यह तीसरी हेडिंग है, संयुक्ता आबंध सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, जिसे सर्वप्रथम हाइटलर और लंदन ने दिया था 1927 में। बाद में पॉलिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने इसमें संशोधन किया था। इसके पहले पार्ट कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में आपको बता दिए हम। दूसरा आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म के बारे में। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन के बारे में। जब दो परमाणु आबंध विरचन के लिए पास आते हैं, ठीक है, जब दो ऑर्बिटल्स जो हैं, परमाणु के ऑर्बिटल्स बंध बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, जब दो परमाणु आबंध विरचन के लिए पास आते हैं तब उनके कक्षकों का अतिव्यापन, उनके ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जब दो परमाणु आबंध विचरण के लिए पास आते हैं तब उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह ऑर्बिटल तरंग फलन के आयाम, यह ऑर्बिटल जो हैं तरंग फलन के आयाम की स्पेस में दिशा, दिक् स्थान में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है। ऑर्बिटल
तरंग फलन के आयाम की स्पेस में दिशा, दिक् स्थान में दिशा और चिन्ह अर्थात फेज पर निर्भर करता है कि कक्षकों का अतिव्यापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होगा। यह निर्भर करेगा ऑर्बिटल तरंग फलन के आयाम की स्पेस में दिशा और चिन्ह पर। ठीक है। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक, ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह बताते हैं। ठीक है। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह जो हैं वे तरंग फलन का चिन्ह बताते हैं। इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता है। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह बनाते हैं, फेज का चिन्ह बताते हैं। इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता है। आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिन्यास समान होने चाहिए। ठीक है। आबंध बनने के लिए ऑर्बिटल का चिन्ह और अभिविन्यास क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चिन्ह भी समान होना चाहिए और फेज भी। ठीक है। चिन्ह अर्थात फेज जो है ऑर्बिटल का और ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, एक्सिस समान होने चाहिए। इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? धनात्मक अतिव्यापन कहेंगे। कब कहेंगे? जब ऑर्बिटल का चिन्ह और अभिविन्यास समान होगा। यस तथा पी परमाणु कक्षकों के धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन की विभिन्न अवस्थाएं चित्र में दिखाई गई हैं। ठीक है। अब आपको चित्र के बारे में समझाया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं संयुक्त आबंध सिद्धांत के बारे में। इसमें पहला हमने बताया आपको कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में, फिर आपको बताया हमने आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म के बारे में। तीसरा टॉपिक चल रहा है परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन के बारे में। इसमें आपको यह बताया गया कि जब दो परमाणु आबंध बनाने के लिए पास आते हैं, आबंध विचरण के लिए पास आते हैं, तब उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह ऑर्बिटल तरंग फलन के आयाम की स्पेस में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन के चिन्ह बताते हैं। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह जो हैं वे तरंग फलन चिन्ह को बताते हैं। इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता है। आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? धनात्मक अतिव्यापन कहेंगे। कब कहेंगे? जब ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होगा। अब आइए देखते हैं यस और पी ऑर्बिटलों के धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अतिव्यापन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। अब ध्यान से देखें। धनात्मक अथवा फेज अतिव्यापन, धनात्मक अथवा फेज अतिव्यापन जिसमें पीजेड और पीजेड, पी ऑर्बिटल जो है आपस में इनका प्लस प्लस फेज जो है एक ही एक्सिस में, जेड एक्सिस में ओवरलैप कर गए हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। ठीक है। पी ऑर्बिटल एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे हैं जेड एक्सिस में। दूसरे में आप देखें इसमें जो है पीजेड और एस ऑर्बिटल जो है एक दूसरे का अतिव्यापन कर रहे हैं। यह आपका पीजेड ऑर्बिटल है, इसका प्लस है, और यह आपका गोल आकार का एस ऑर्बिटल है। यह एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे हैं जेड एक्सिस पे। ठीक है। सी वाले फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड वाइज अतिव्यापन हो रहा है दो पी ऑर्बिटलों के बीच में। ठीक है। अक्ष के ऊपर और नीचे। ठीक है। यहाँ पे अक्ष है, जेड एक्सिस है, इसके ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस में अतिव्यापन हो रहा है। पी एक्स के बीच में, पी वाई के बीच में, यहाँ पे एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है। एक्सिस के ऊपर और नीचे। इस तरह भी आप देख सकते हैं इसमें पी वाई और पी वाई आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही हैं। तो यह जो फिगर आप देख रहे हैं ए बी सी और डी,
यह तीनों अतिव्यापन जो है धनात्मक अतिव्यापन है, जो p ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल के बीच में दिखाया गया है। बगल में आप देख सकते हैं ऋणात्मक अतिव्यापन के बारे में। ऋणात्मक अतिव्यापन में फेज अलग होने पर अतिव्यापन नहीं होता है, जैसे यह प्लस है या माइनस है, जेड एक्सिस है, इनमें अतिव्यापन नहीं होगा क्योंकि फेज अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड एक्सिस में यहाँ पे पी जेड है और यह एस से अतिव्यापन नहीं होगा क्योंकि फेज अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देखें ऋणात्मक अतिव्यापन यह है, यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस, यह भी ऋणात्मक अतिव्यापन है, नेगेटिव। अगला जो है एच, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस, यह भी ऋणात्मक अतिव्यापन है। यह आपका धनात्मक अतिव्यापन और यह आपका ऋणात्मक अतिव्यापन। अब देखते हैं नीचे शून्य अतिव्यापन। यह दोनों फिगर आप देख रहे हैं, यह शून्य अतिव्यापन है। शून्य अतिव्यापन में एक दूसरे की ओर पहुँचने की दिशा में अभिविन्यास अलग होने के कारण अतिव्यापन नहीं हो पाता है। एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं लेकिन इनकी दिशा अलग होने के कारण ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, अतः इसको शून्य अतिव्यापन कहा जाता है। यहाँ एस पी के बीच में शून्य अतिव्यापन आप देख रहे हैं, पी और पी के बीच में शून्य अतिव्यापन आप देख रहे हैं। यह एक्स एक्सिस में है, यह वाई एक्सिस में और यह जेड एक्सिस में है। एक्सिस अलग होने के कारण इनमें अतिव्यापन नहीं हो पा रहा है, इसे क्या कहेंगे? शून्य अतिव्यापन। ठीक है, तो आप देखिए धनात्मक अतिव्यापन, धनात्मक अथवा फेज अतिव्यापन। दूसरा ऋणात्मक अतिव्यापन, जिससे फेज अलग होने पर अतिव्यापन इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आबंध बनाने के लिए, आबंध जो है, बांड जो है बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तब इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। आगे देखें ध्यान से। सहसंयोजी आबंध बनने के लिए, विरचन के लिए, सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी समनाभिकी, विषमनाभिकी द्विपरमाणुक अणुओं तथा बहुपरमाणुक अणुओं पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध के बनने के मुख्य कारक के रूप में जो ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन है, अतिव्यापन की जो शर्त है, कसौटी है, वह समनाभिकीय, विषमनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं तथा बहुपरमाणुक अणुओं पर समान रूप से लागू होता है। चाहे वह समनाभिकी हो, चाहे वह विषमनाभिकी हो, द्विपरमाणुक अणु हो या बहुपरमाणुक अणु हो, सब पर समान रूप से लागू होता है। हम जानते हैं कि मीथेन, अमोनिया और जल अणुओं की आकृति चतुष्फलकी, पिरामिडी और मुड़ी हुई होती है। अतः संयुक्ताबंध सिद्धांत का उपयोग करके यह जानना रोचक होगा कि क्या इन ज्यामितीय आकृतियों को कक्षक अतिव्यापन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यह ज्यामितीय जो आकृतियां हैं, क्या इसको कक्षक अतिव्यापन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है? आइए सर्वप्रथम हम मीथेन के अणु पर विचार करते हैं। ठीक है, इससे पहले मीथेन, अमोनिया और H2O के बारे में विवेचना की गई थी। इसके बारे में आपको समझाया गया है पिछले वीडियो में। अब आइए देखते हैं इनको संयुक्ताबंध सिद्धांत के आधार पर इनको कैसे समझाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हमने मीथेन को लिया है, CH4 को। मीथेन के अणु पर विचार करते हैं। ग्राउंड स्टेट में, तटस्थ अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम 2s2 2p2। जो उत्तेजित अवस्था में हीलियम 1s1 2px1 2py1 2pz1 हो जाता है। ठीक है, मीथेन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम 2s2 2p2, लेकिन उत्तेजित अवस्था में यस इलेक्ट्रॉन निकलकर एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है हीलियम 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। इस उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति, ठीक है, यह जो उत्तेजना हो रही है, एक्साइटेशन हो रहा है, इस उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति संकरित कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। ठीक है, संकरित कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से
इस उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इसके उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति संकरित कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, 2p+1, 2px1, 2py1 और 2pz1। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन के 4 परमाणु कक्षक जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ए 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार निर्मित 4 कार्बन हाइड्रोजन आबंध समरूप नहीं होंगे। इस तरीके से जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध बनेगा वह समरूप नहीं होगा। कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य 90 अंश का कोण होने के कारण, कार्बन के 3 जो हैं 2p कक्षकों के बीच में 90 अंश का कोण होता है। इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंध के बीच, ठीक है, इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कोण का मान 90 अंश होगा, अर्थात 3 कार्बन हाइड्रोजन आबंध एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कार्बन के 4 परमाणु कक्षक जो हैं जिनमें से प्रत्येक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार निर्मित 4 कार्बन हाइड्रोजन आबंध जो हैं समरूप नहीं होंगे, परंतु कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य, कार्बन के 3 जो 2px 2py 2pz है, कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य 90 अंश का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के कोण का मान 90 अंश होगा, अर्थात तीनों कार्बन हाइड्रोजन आबंध एक दूसरे के 90 अंश का कोण बनाएंगे, एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएंगे। कार्बन का 2s कक्षक हाइड्रोजन का 1s कक्षक गोली सममित का होने के कारण, कार्बन का 2s कक्षक भी गोली सममित का होगा और हाइड्रोजन का 1s कक्षक भी गोली सममित का होगा। कार्बन का 2s कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक गोली सममित होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s दोनों का शेप जो है सेम होता है, गोली आकृत है, तो यह किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकते हैं, जबकि px py pz जो है वह जब भी अतिव्यापन करेंगे तो उनके बीच में 90 अंश का कोण होगा। यह निरूपण मेथेन के वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता है। यह जो निरूपण है वह मेथेन के वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता है। जिनके चारों कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के बीच कोण चतुष्फलक होते हैं। यह निरूपण मेथेन के वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता है, जिसमें चारों हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कोण चतुष्फलकी होते हैं और प्रत्येक का मान 109 डिग्री 5 मिनट होता है। इससे स्पष्ट है कि केवल कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर मेथेन के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। केवल कक्षकों के ओवरलैपिंग के आधार पर, कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर मेथेन के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इन्हीं तर्कों के आधार पर अमोनिया जल अणुओं में हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोणों के मान 90 अंश होने चाहिए, जो वास्तविक तत्वों के अनुरूप नहीं है। अमोनिया और जल के वास्तविक कोण का मान 160 डिग्री और 104.5 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो आपने मेथेन की व्याख्या किया
इसमें आपने बताया कि सर्वप्रथम जो है मीथेन अणु पर विचार करते हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p2। उत्तेजित अवस्था में होता है 2s1 2px1 2py1 2pz हो जाता है। इसके उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति जो है वह संकरित कक्षकों और हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा से प्राप्त होता है। ठीक है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक, जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं। 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है। परंतु इस प्रकार निर्मित 4 कार्बन हाइड्रोजन आबंध समरूप नहीं होंगे। कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य 90 अंश का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कोण का मान 90 अंश होगा। अर्थात 3 कार्बन हाइड्रोजन आबंध एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे, परंतु कार्बन का 2s कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक गोलीय सममित होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकते हैं। अतः चौथे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की दिशा अनिश्चित होगी। चौथे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की दिशा अनिश्चित होगी और यह निरूपण मीथेन के वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता है। यह निरूपण मीथेन के वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता है, जिसमें चारों हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कोण चतुष्फलकी होते हैं और प्रत्येक का मान 109.5 डिग्री होता है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बेस पे मीथेन के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। केवल कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर CH4 के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इन्हीं तर्कों के आधार पर अमोनिया जल अणुओं में हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोणों का मान 90 अंश होना चाहिए, जो वास्तविक तत्वों के अनुरूप नहीं है। अमोनिया का वास्तविक आबंध कोण 160 डिग्री और जल का वास्तविक आबंध कोण 104.5 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका तीसरे पार्ट के बारे में। अब आइए देखते हैं इसके चौथे पार्ट के बारे में। आप पढ़ रहे हैं संयुक्त आबंध सिद्धांत के बारे में। 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। चौथा पार्ट है अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। अतिव्यापन ओवरलैपिंग के प्रकार कितने होते हैं और सहसंयोजन आबंध की प्रकृति क्या होती है। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध 2 प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बेस पे कोवैलेंट बॉन्ड्स 2 प्रकार के होते हैं। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिग्मा आबंध, दूसरा है पाई आबंध। पहला देखते हैं सिग्मा आबंध। सिग्मा का प्रतीक आप देख लें। इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन या अच्छी अतिव्यापन से बनता है। इस प्रकार का संयोजी आबंध जो है आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन, ठीक है, सिरेवार अतिव्यापन या अच्छी अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, जो सिग्मा बंध बनता है वह हेड हेड, ठीक है, हेड हेड ओवरलैपिंग से या एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस प्रकार का आबंध परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का संयोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सिग्मा बंध जो है वह परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी भी एक प्रकार के संयोजन से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यस अतिव्यापन से बन सकता है। ठीक है, यस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, यस कक्षक ये दोनों में आपस में ओवरलैपिंग कर लिए यस अतिव्यापन, जिससे यह बंध जो बना यह सिग्मा बॉन्ड है। इस प्रकार के संयोजन में 2 आधे भरे हुए हाफ फील्ड यस कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं।
इस प्रकार के संयोजन में दो अर्धवृत्त यस्क कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। दूसरा है यस्पी अतिव्यापन। यस्पी अतिव्यापन में इस प्रकार का अतिव्यापन एक परमाणु की अर्धवृत्त यस्क कक्षक, एक परमाणु की आधी भरी हुई यस्क कक्षक और दूसरे परमाणु की आधी भरी हुई पी कक्षक के बीच में यस्पी अतिव्यापन होता है। यह यस्क कक्षक और यह पी कक्षक आपस में अतिव्यापन हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं यह है यस्पी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन, इस प्रकार का अतिव्यापन दो परमाणुओं के बीच अर्धवृत्त पी कक्षकों के बीच होता है। पीपी अतिव्यापन है यह जो है दो परमाणुओं के बीच आधे भरे हुए पी कक्षकों के बीच में होता है। जैसे यहाँ देखें पी कक्षक ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, पीपी अतिव्यापन हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा नंबर पाई बांड। पाई बांड क्या होता है? पहला आपने पढ़ा सिग्मा बांड। सिग्मा बांड में आपने देखा कि परमाणु कक्षक जो हैं वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के संयोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं। पहला एस अतिव्यापन, दूसरा एसपी अतिव्यापन, तीसरा पीपी अतिव्यापन। ठीक है, अब आइए देखते हैं पाई आबंध के बारे में। पाई आबंध के बनने के आणविक कक्षक, पाई आबंध के बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समानांतर और अंतर्नाभिकीय अक्ष से लंबवत होते हैं। ठीक है, पाई आबंध के बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समांतर, उनके अक्ष एक दूसरे के समानांतर और अंतर्नाभिकीय अक्ष से लंबवत होते हैं। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित कक्षक में परमाणुओं के तल के ऊपर और नीचे दो प्लेट नुमा आवेशित अभ्र होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित कक्षक में परमाणुओं के तल के ऊपर और नीचे दो प्लेट नुमा आवेशित अभ्र होता है। जैसे यहाँ देखें यह पी है, दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं और इनका पाई बंध बनना है तो एक्सिस के ऊपर और नीचे आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है, जिससे पाई बंध बन जाता है। ठीक है, तो पाई बंध में आपने देखा कि पाई आबंध के बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समानांतर अंतर्नाभिकीय कक्ष के लंबवत होते हैं। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित कक्षक में परमाणुओं के तल ऊपर तथा नीचे दो प्लेट नुमा आवेशित अभ्र होते हैं, ठीक है, चार्ज क्लाउड होते हैं। अब जो है सिग्मा बंध पाई बंध के बारे में आप जान गए। अब देखते हैं इनमें प्रबलता के बारे में। सिग्मा और पाई बंध की प्रबलता क्या होती है? मूलतः आबंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। आबंध की जो प्रबलता है वो ओवरलैपिंग के सीमा पर निर्भर करती है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है। सिग्मा बांड में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाई बंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। मूलतः आबंध की प्रबलता जो है अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसके अलावा यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि दो परमाणुओं के बीच आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता है। दो परमाणुओं के बीच आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता है। यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही रहता है। दो परमाणुओं के बीच पाई जो आबंध है वह कभी भी अकेला नहीं रहेगा। पाई आबंध जब भी रहेगा तो उसके साथ सिग्मा बंध जरूर रहेगा। यह सदैव उन अणुओं में पाया जाता है इसमें दो बंध और तीन बंध पाए जाते हैं। पाई बंध उनमें ही पाया जाएगा जिसमें दो और तीन बंध पाए जाएंगे। तो पाई बंध जो है कभी अकेला नहीं पाया जाता है, या जब भी पाया जाता है सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं संयुक्त आबंध सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमने इसके चारों पार्ट के बारे में आपको समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा किया जाएगा अगले टॉपिक संकरण के बारे में। थैंक यू।